दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी इस नई कहानी में। पंडित जी, अब ये कमाए या ना कमाए, मगर इसे सुधारने के लिए अब इसका ब्याह तो कराना ही पड़ेगा। कब तक ऐसे ही सारी जिम्मेदारियों से भागता रहेगा? आखिर उसके आगे पूरी ज़िंदगी पड़ी है। मुझसे अब और सब्र नहीं होता। आप बस कोई अच्छी सी लड़की देखकर मुझे बताइए। आदित्य की माँ अपने खानदानी पंडित से बातें करते हुए काफ़ी उदास और मायूस हो जाती हैं। अरे नीलम बहन, आप बिल्कुल भी चिंता ना हो। मुझे जैसे ही कोई अच्छा रिश्ता दिखेगा मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। पंडित जी ने नीलम को ठाठस बांधते हुए कहते हैं। ठीक है पंडित जी, मगर याद रखिएगा, लड़की गरीब घर से भी हो तो चल जाएगा। कहते हुए नीलम चली जाती हैं। आ गई पुलिस स्टेशन से अपने लाडले बेटे को फिर से जमानत दिलाकर, क्योंकि तुम्हारे पास अब कोई और दूसरा काम तो बचा नहीं है सिवाय मेरे पैसे उस आवारा के ऊपर लुटाने को। नीलम के पति ने उसे गुस्से से भरी निगाहों से देखते हुए कहा, जी आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्या आपके पैसों पर मेरा और आदित्य का कोई अधिकार नहीं है? नीलम ने पर्स अलमारी में रखते हुए कहा, वैसे मैं आप उसको जमानत दिलवाने नहीं गई थी। मैं पंडित जी के पास उसके लिए कोई अच्छा रिश्ता ढूंढने के लिए कहने गई थी। रिश्ता? शंकर ने बड़े ही अचंभे से पूछा। हाँ रिश्ता। मैं अब चाहती हूँ कि उसकी शादी कर दूँ। हो सकता है कि शायद शादी के बाद ही वो अपनी जिम्मेदारियों को समझ ले। नीलम उदास मन से कुछ सोचते हुए कहती हैं, भगवान करे तुम्हारी ये उम्मीद हमेशा यूँ ही बनी रहे। शंकर आंखों में आंसू भरकर कुर्सी पर बैठते हुए कहते हैं, वैसे कहाँ है तुम्हारा नालायक? शंकर ने नीलम से पूछा। पता नहीं, होगा अपने दोस्तों के साथ। नीलम ने जवाब दिया। दोस्तों के साथ? कि किसी लड़की के साथ अय्याशी कर रहा होगा। पता नहीं हमने कौन सा ऐसा पाप कर दिया था जो ये पैदा हुआ हमारी ज़िंदगी नर्क से बदतर करने के लिए। बेहद गुस्से में आकर शंकर नीलम से कहता है, जी ऐसा मत कहिए, चाहे जैसा भी है तो हमारा बेटा ही। नीलम डरते हुए शंकर से कहती हैं, हाँ तुम्ही ने तो सूर्य से उसे सर पे चढ़ाया है, नहीं तो आज ये खून के आंसू नहीं रोती। और अगर आज भी तुम उसकी पक्षधर बनी रही तो इससे भी बुरा हाल कर देगा वो हमारा। कहते हुए शंकर अपने कमरे में चला जाता है। नीलम आदित्य को फ़ोन लगाती हैं, लेकिन उसका फ़ोन बार बार बंद ही बताता है। उसका दिल घबरा जाता है कि कहीं फिर से। नीलम आदित्य के दोस्त विवेक को फ़ोन करके पूछती हैं तो सामने से जवाब आता है कि आदित्य 2 घंटे पहले ही हमारे पास से चला गया। मुझे नहीं पता कहाँ होगा वो। ठीक है बेटा, अगर पता चले तो मुझे भी खबर कर देना। कहते हुए नीलम फ़ोन काट देती हैं। आज नीलम बहुत परेशान सी लग रही हैं, जैसे कुछ अजीब सा होने वाला हो। क्यों आज तक आदित्य इतनी देर से तो घर नहीं आया और ना ही वो कभी अपना ऐसे फ़ोन बंद करता है। आज नीलम बहुत बेचैन हो रही हैं, ये सोचकर कि आदित्य चाहे जहाँ भी रहे, लेकिन रात के 2:30 बज रहे हैं, वो इस समय तक तो हर हाल में घर आ जाता है। कहीं कुछ, अरे मैं भी क्या कुछ नहीं सोचती होगा कहीं, मगर कहाँ। नीलम अपने आप को थोड़ा सांत्वना देने के बाद फिर से चिंतित हो जाती हैं। वो बार बार उसके दोस्तों को भी फ़ोन करके पूछती हैं, मगर किसी को आदित्य का कोई पता नहीं चलता। सुनिए जी, उठिए ना, रात के 3 बजने वाले हैं और अभी तक आदित्य घर नहीं आया। आप कुछ करिए ना। नीलम ने सो रहे शंकर को डरते हुए उठाते हुए कहा, अरे जाओ मेरे पास से अपने आवारा बेटे को किसी शराब के ठेके या कोठे पर ढूंढ लो। होगा दोनों में से किसी एक जगह पर। अब मुझे उसकी कोई चिंता नहीं है, चाहे वो कहीं भी रहे और चाहे कहीं भी ना रहे, या इस दुनिया में भी ना रहे। भगवान मुझे इस एक आवारा लड़के के बदले 5 और लड़कियां भी दे देता तो भी मुझे बहुत सुकून होता। कहते हुए शंकर वापस कमरे की लाइट बुझाकर सो जाता है। औलाद चाहे जैसी भी हो, मगर एक माँ के लिए उसका सब कुछ होता है। इसी कहावत और परंपरा को आगे बढ़ा रही थी नीलम, लेकिन वो इस बात से अनजान थी कि लगाम उस घोड़े पर लगाई जाती है जो आपकी कैद में हो। जिसे एक बार रिहा कर दिया तो दोबारा वो कैदी नहीं बन सकता। वो बगावत पर उतर जाता है। रात के सभी पहर गुजरते जा रहे थे और नीलम की बेचैनी और मायूसी भी चरम पर जा रही थी। जैसे तैसे दिल पर पत्थर रख कर नीलम ने रात गुजार ली।
लेकिन उसके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ यही सवाल है कि आखिर आदित्य कहाँ है। जैसे सूरज की पहली किरण निकली, नीलम भी निकल गई ढूंढने अपने बेटे को। जैसा भी हो, है तो आखिर उसकी औलाद ही। आइए आइए मैडम, आज आप कैसे पधार गई? कहती तो हम ही आपकी सेवा करने चले आते। वैसे अब क्या कर दिया आपके देवता जैसे बेटे ने? फिर से कोई उपकार कर दिया क्या आपके ऊपर? हे की दृष्टि से देखते हुए पुलिस स्टेशन में बैठा सीनियर ऑफिसर नीलम से कहता है, साहब इस बार उसने कोई कांड नहीं किया, बल्कि वो कहीं गायब हो गया है। कल सुबह से घर नहीं लौटा, फ़ोन भी उसका बंद आ रहा है और उसके किसी दोस्त को भी उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है कि वो कहाँ है। साहब बस इस बार उसे ढूंढ दीजिए कि वो कहाँ है। बस इस बार, नीलम गिड़गिड़ाते हुए ऑफिसर से विनती करती हैं। ठीक है, मगर याद रखना ये आखिरी बार है। अरे हमारे पास और भी तो केस हैं, सभी को देखना पड़ता है। हफ्ते में 4 दिन आपका बेटा ही ले लेता है हमारा। अच्छा आप बताइए, हमें जैसे ही पता चलेगा कि कहाँ है वो, हम सीधा आपके पास लेकर आ जाएंगे। ऑफिसर नीलम को संतुष्टि देते हुए कहता है, ठीक है साहब। कहते हुए नीलम स्टेशन से घर की तरफ चली जाती हैं। आपकी बार आ जाने दो उसको, इतनी डांट लगाऊंगी कि सुधर ही जाएगा। जब भी देखो अपनी मर्जी चलाता रहता है, ये नहीं सोचता कि माँ बाप बूढ़े हो रहे हैं, अब उनका सहारा बनना चाहिए। तो खुद आज तक हमारे भरोसे पर बैठा है। जब एक दिन माँ बाप मर जाएंगे तब इसको समझ में आएगा कि माँ बाप क्या होते हैं और जिम्मेदारियाँ क्या होती हैं। काश भगवान मुझे एक से ज़्यादा लड़के देता तो मैं इसको इतना सर पर नहीं चढ़ाती। इकलौता है ना 3 बहनों में, तभी इतना आग बरसा रहा है हम पर। रास्ते भर बड़बड़ाते हुए नीलम घर पहुंच जाती है, मगर तकदीर नीलम के साथ एक और खेल खेलने जा रही थी। जिसमें उसकी जान बचती है, वो उसी की जान लेने वाली थी। आ गई ढूंढकर उस मनहूस को, मिला कि नहीं मिलेगा। उसके सर पर अयासी का भूत सवार है, वो इतनी आसानी से हमें बख्शने वाला नहीं है। गुस्से में लाल होते हुए शंकर ने नीलम से कहा, मैं पुलिस स्टेशन में जाकर उसके गायब होने की रिपोर्ट लिखवा कर आई हूँ। वो लोग उसे ढूंढ रहे हैं, जब मिल जाएगा तो खबर कर देंगे। कहते हुए नीलम कमरे में जाने लगती है। मैं तो ये कह रहा हूँ नीलम, तुम ये क्यों नहीं मान लेती कि हमारा कोई बेटा है ही नहीं? भगवान ने सिर्फ हमें बेटियाँ ही दी हैं, लेकिन तुम तो अपने बेटे का ही मरवा मरती हो, जो तुम्हें कुछ नहीं समझता। नीलम को सुनाते हुए शंकर भी उसके पीछे पीछे कमरे में चला जाता है। अच्छा बस अब चुप रहिए, बहुत सुन ली आपकी बकवास। मैं एक माँ हूँ और मेरा प्यार मेरे सभी बच्चों के लिए बराबर का है। मुझे आप ही ने ऐसा बनाया है। जब बच्चे छोटे थे तब तो भेदभाव की शुरुआत आप ही ने की थी। आदित्य के स्कूल में कम नंबर आने के बाद भी आप सिर्फ उसी को तोहफा दिया करते थे, और आपने ही शुरू से आदित्य को इतनी आज़ादी दी, तभी वो अयास हो गया। आप तो पैसे उसको भरते रहते थे, जैसे वो ही आपकी शेविंग हो। आपकी पीठ के पीछे वो क्या करता था क्या नहीं, आपने कभी ध्यान नहीं दिया और ना ही कभी उससे ये सवाल किया। बेहद गुस्से में आकर नीलम शंकर से कहते हुए उससे लिपट कर रोने लगती हैं। नीलम, अगर मुझे मालूम होता तो मैं कभी भी उसको इतनी आज़ादी ना देता कि वक्त से पहले ही पंख निकल पाते, मगर अब पछतावा करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। अब आदित्य ऐसा घोड़ा बन चुका है जिस पर लगाम नहीं लगाई जा सकती। कहते हुए शंकर नीलम के आंसू पोंछकर बेड पर बैठाता है। सुनिए मैं क्या सोच रही हूँ, यहाँ गलत संगत में रहकर वो कभी सुधर नहीं पाएगा। मैं उसे कुछ महीनों के लिए मीनाक्षी आदित्य की बहन के घर कानपुर भेज दूँ, जैसा तुम चाहो, मगर मैं अब पैसा भी उस पर खर्च नहीं करूँगा। वहाँ जाकर खुद कमाएगा तो उसे आटा चावल का भाव पता चलेगा। उदास होकर शंकर नीलम से कहता है, ठीक है, फिर मैं मीनाक्षी से बात कर लेती हूँ और मैं खुद उसे लेकर कानपुर जाऊँगी। कहते हुए नीलम मीनाक्षी को फ़ोन करने की बात करने लगती है। मीनाक्षी भी आदित्य को अपने पास रखने के लिए तैयार हो जाती है। जैसे ही नीलम मीनाक्षी से बात करके फ़ोन काटती है, उसी के तुरंत बाद ही एक कॉल आता है। आइए मैडम, अपने देवता समान बेटे के दर्शन कर लीजिए, इन्होंने एक और नया चमत्कार किया है। दूसरी ओर से आवाज़ आती है। नीलम समझ जाते फ़ोन पुलिस स्टेशन से है और वो तुरंत ही उसे लेने जाने के लिए निकल पड़ती हैं। सुनो, जा तो रही हो, मगर हर बार
की तरह नहीं करना, अब की बार उससे बहुत सख्ती से पेश आना। जाती हुई नीलम से शंकर ने कहा, आइए मैडम, मिलिए अपने वासना के गुरु से, जिस्म के पुजारी से। यहीं भोपाल के एक होटल में कल से किसी लड़के के साथ रंगलरिया मना रहे थे। पुलिस स्टेशन पहुंचते ही सीनियर ऑफिसर ने नीलम से कहा, आज नीलम बहुत गुस्से में होती हैं और आदित्य को 4-5 तमाचे जड़ देती हैं। चल आज घर तू अब इस शहर में नहीं रहेगा। कोई जिम्मेदारी नहीं, कोई लाज नहीं। आदित्य का हाथ पकड़कर घर ले जाते हुए नीलम ने उससे कहा, माँ मेरी बात तो सुनो। अच्छा, अब मैं कुछ गलत काम नहीं करूँगा और कोई अच्छा सा काम ढूंढकर आप लोगों की जिम्मेदारियाँ भी उठाऊँगा। बड़े विनम्र भाव से आदित्य ने अपनी माँ से कहा, मुझे तेरी कोई बात नहीं सुननी। नीलम ने बहुत कड़ी आवाज़ में आदित्य से कहा। नीलम घर पहुँचते ही आदित्य का सारा सामान बांधती हैं और कानपुर की अगली ट्रेन के लिए आदित्य के साथ रवाना हो जाती हैं। अरे मम्मी और आदित्य, आइए आइए। दोनों को कानपुर में देख कर मीनाक्षी बहुत खुश होती हैं और उनका स्वागत भी करती हैं। आदित्य और उसकी माँ दोनों मीनाक्षी से मिलकर बहुत खुश होते हैं। आदित्य और नीलम मीनाक्षी से थोड़ी देर इधर उधर की बात और हालचाल लेने के बाद आदित्य वहाँ से उठकर मीनाक्षी के बच्चों के पास चला जाता है उनके साथ खेलने के लिए। देख मीनाक्षी, तू तो सब कुछ जानती है, एक नंबर का आवारा और अयास है तेरा भाई। भोपाल में रहकर तो ये कभी सुधरने वाला नहीं है। मैंने पंडित जी से कहकर इसके लिए कोई रिश्ता ढूंढने को तो कह ही दिया है, मगर मैं चाहती हूँ कि ब्याह से पहले ही ये कुछ जिम्मेदारियाँ समझने लगे। तभी तेरे पास कुछ महीनों के लिए रख रही हूँ इसे, क्योंकि हर जगह मैं नहीं आऊँगी इसे जमानत दिलवाने के लिए। नीलम बड़ी व्यथा में डूबकर मीनाक्षी से कहती, मम्मी आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। मुझसे जितना जो भी इसे सुधारने के लिए हो सकेगा मैं करूँगी। मीनाक्षी इस बात की सांत्वना अपनी माँ को दे देती हैं और हाँ, थोड़े दिन बाद इसे पैसे वैसे देना सब बंद कर देना। मैं तुझे इसका खर्च तो भेजती ही रहूँगी, मगर तू इसके साथ हाथ में कभी पैसे मत देना। थोड़े दिन बाद जब इसे पैसों की दिक्कतें होने लगेंगी तब ये खुद ही कुछ कमाने को सोचेगा। फिर तो मेहनत करने वाले हर इंसान को अपनी जिम्मेदारी का एहसास धीरे धीरे होने लगता है। नीलम मीनाक्षी को हिदायत देते हुए कहती, मम्मी आप मुझ पर भरोसा करिए, आप जैसा कहेंगी मैं बिल्कुल वैसा ही करूँगी। मीनाक्षी ने कहा। 2 दिन बाद, अच्छा मीनाक्षी बेटा, अब मैं जाने की तैयारी करती हूँ। तेरे बाबा अकेले हैं घर पर और तू तो जानती है उनका स्वभाव, मुझे अब जाना ही पड़ेगा। नीलम ने मीनाक्षी से कहा, ठीक है मम्मी, दोबारा जल्दी ही आना। हाँ आऊँगी ना आपकी बार अपने बेटे और बहू के साथ लेकर। हाँ ज़रूर, कहकर मीनाक्षी और नीलम हंस पड़ती हैं। ठीक उसी शाम नीलम टिकट करवा कर वापस भोपाल को लौट जाती। अब आदित्य कानपुर में है अपनी बड़ी बहन मीनाक्षी के घर। हमने आदित्य की ज़िंदगी को तो पूरी तरह जान लिया, आइए अब थोड़ा बहुत यह सब कुछ जानने की कोशिश करते हैं कोयल के बारे में। आखिर कौन है कोयल? छोड़ दो मुझे वापस जाना है, मुझे नहीं रहना यहाँ, मुझे मेरे घर जाना है। मैं ये सब काम नहीं कर पाऊँगी, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। चारों तरफ गुंडे से घिरी नैना उस पर रहम करने के लिए उससे भीख मांगती हैं। ए चुपचाप चल, ज़्यादा पकड़ मत कर, वरना तेरा ऐसा हाल करूँगा कि ऊपर जाने के अलावा और कहीं जाने के लायक नहीं बचेगा। उन्हीं में से एक गुंडा बड़ी बेरहमी से नैना के बाल नोचते हुए उससे कहता है। नैना को पकड़कर सब गुंडे लाकर हसीना आपा के कदमों में डाल देते। अरे अरे, आराम से, कहीं उसको कुछ हो ना जाए। हसीना ने मुस्कुराते हुए उन गुंडों से कहा, हसीना आपा, मैडम कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर कलकत्ता की ट्रेन में बैठने का टिकट ले रही थी। एक गुंडे ने कहा, अरे तो जाने देते ना, क्यों पकड़ लाए बेचारी को, उसके माँ बाप इंतज़ार कर रहे होंगे इसका। हसीना ने बड़ी चालाकी वाला मुंह बनाकर हंसते हुए कहा, आपा मुझे माफ़ कर दीजिए, अब से मैं कभी नहीं भागूंगी, कहीं नहीं जाऊंगी। अब आपा बस इस बार माफ़ कर दीजिए। रोती हुई गिड़गिड़ा कर नैना हसीना के पैर पकड़कर कहती हैं, जा, तुझे आखिरी बार माफ़ किया, इसके बाद कभी माफ़ी मांगने के लायक नहीं बचेगी। जाओ और इसे कील का तोहफा दो। हसीना हर भागने वाली लड़कियों के पैर में ठोंक कर उनको लंगड़ा कर देती हैं, जिससे वो दोबारा कभी ना भाग पाए। बहुत गुस्से में आकर हसीना अपने गुंडों को ये हुक्म दे देती हैं, आपा नहीं, आपा मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं
अब नहीं जाऊंगी, जैसा आप बोलेंगी मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगी आपा। आपा। नैना की ये करुणा भरी चीखें पूरे कोठे में तब गूंज उठती है जब उसके पैर में कील ठोंक कर उसे अपाहिज कर दिया जाता है। कोठे की और दूसरी लड़कियां आपस में बात करती हैं। आज नैना का ये हाल देखकर मुझे बहुत डर लगने लगा है। हसीना आपा किसी को बख्शती नहीं है, रेखा ने कहा। मगर मुझे भी अब यहाँ नहीं रहना है, मेरा दम घुटता है यहाँ, मुझे जाना है यहाँ से, हीना ने कहा। तुम लोग भागकर दुनिया के किसी भी कोने में जाओगी, ये लोग तुम्हें ढूंढ ही निकालेंगे और मौत से भी बदतर हाल कर देंगे। एक बार जो इस पिंजरे में कैद हो गया दोबारा कभी रिहा नहीं हो सकता। मैंने तो अब इसी को अपनी ज़िंदगी समझ ली है। डोरियों पर कपड़े फैलाते हुए कोयल ने उस लड़कियों से कहा। 1 महीने बाद देख आदित्य, तू जानता ही है कि तेरे जीजा जी प्राइवेट नौकरी करते हैं और बच्चों की पढ़ाई लिखाई, घर का खर्च सब कुछ मुझे उसी में करना पड़ता है। उस तेरे खर्चे देख, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि तू वापस भोपाल लौट जा। अब तू भी कोई अच्छा सा काम ढूंढ ले, चाहे कम ही पैसे मिले, और बाकी सब तो मैं संभाल ही लूँगी। मीनाक्षी भारी मन से आदित्य से कहती हैं, दीदी मगर मैंने आज तक तो कोई काम किया ही नहीं है, मैं कैसे कर पाऊँगा। अगर आप मेरा खर्च नहीं उठा पा रही हैं तो मैं वापस भोपाल चला जाता हूँ। आदित्य ने बड़ी उदासी भरे स्वर में कहा। देख, मान ले अगर आज तो भोपाल चला भी गया तो कितने दिनों तक बाबा के पैसों से खर्च चलाएगा। एक ना एक दिन तो उनके भी पैसे खत्म हो जाएंगे और फिर तू क्या करेगा जिंदा रहने के लिए? तब तो तुझे कुछ ना कुछ कमाना ही पड़ेगा। मैं तो बस यही चाहती हूँ कि तू भी अपने पैरों पर खड़ा हो जाए, बाकी आगे तेरी मर्जी। मीनाक्षी ने आदित्य को समझाते हुए कहा। आदित्य के दिमाग में मीनाक्षी की बातें घर करने लगी थी और वो मीनाक्षी से भी कह देता है कि ठीक है दीदी, आप जैसा कहें, मैं कोई अच्छा काम ढूंढता हूँ। मीनाक्षी बहुत खुश होती है और आदित्य को गले से लगा लेती है। मीनाक्षी जैसे ही फ़ोन पर ये खबर नीलम को दे देती हैं, नीलम बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं और चली जाती हैं भगवान को भोग चढ़ाने के लिए। शंकर भी ये खबर सुनकर कुछ कम खुश नहीं होता है। अब दोनों को ये लगने लगता है उनका आदित्य को कानपुर भेजने का फ़ैसला बिल्कुल सही था। थोड़े दिन पापड़ बेलने के बाद आखिरकार आदित्य को एक एक्सपोर्ट कंपनी में काम मिल ही जाता है, और वो भी अच्छी खासी तनख्वाह पर। अब आदित्य को काम करते हुए 15-20 दिन हो गए थे और उसकी ऊपर की भी कमाई काफ़ी होने लगी थी। अब आदित्य ने मीनाक्षी से भी कह दिया कि अब वो अपना खर्च खुद ही उठाएगा, लेकिन कहते हैं ना, भाग्य का लिखा हुआ कोई नहीं जानता। वही हुआ और आदित्य के पास पैसे होने की वजह से उस पर अयासी का भूत फिर से सवार हो गया। अब आदित्य वासना की प्यास बुझाने के लिए अपने दोस्तों से किसी लड़की के बारे में पूछता है तो उसका दोस्त उसे हसीना आपा के कोठे के बारे में बताता है, जो कि वो खुद भी वहाँ जाया करता है। आदित्य की उत्सुकता बढ़ जाती है और वो दोस्त से कहता है, चल यार ले चल, बहुत दिन हो गए कोई मिली नहीं, सब्र रख यार, वहाँ तुझे एक से एक वैरायटी मिलेगी, जिसे तू चाहे उसके साथ जा सकता है तू। आदित्य के दोस्त ने उससे कहा। आदित्य अपने दोस्त के साथ हसीना आपा के कोठे पर पहुँचता है। अरे आओ आओ जनाब, बड़े दिन बाद तलब लगी आपको, कहीं दूसरी पार्टी में तो नहीं शामिल हो गए? हसीना ने हंसते हुए कहा। अरे ऐसी बात नहीं है आपा, आपके कोठे से तो हमारा बहुत पुराना नाता है, मगर आज मैं अपने दोस्त की तबीयत दुरुस्त करवाने आया हूँ। आदित्य के दोस्त ने कहा, भाई हमें तो आप दुरुस्त नोट दिखाइए, हम आपकी तबीयत दुरुस्त करवा देंगे। हसीना ने आदित्य को पान थूकते हुए कहा। अरे मैडम बोलिए कितने चाहिए, बस लड़की मस्त होनी चाहिए। आदित्य ने हसीना को पैसे देते हुए कहा। फिक्र ना करें जनाब, हमारे पास सभी लड़कियां लाजवाब हैं, दिल खुश हो जाएगा आपका, हसीना ने कहा। ए राजू, लड़कियों को बुलाओ, हसीना ने दलाल से कहा। सभी लड़कियां आकर सामने खड़ी हो जाती हैं। लीजिए जनाब, अपनी मनपसंद चिड़िया के साथ गुटरगू करिए, हसीना ने आदित्य से कहा।
सभी लड़कियां खड़ी रहती मगर आदित्य की नज़र कोयल पर पड़ती है। 20-21 साल की उम्र, मासूम सा चेहरा, बड़ी बड़ी आंखें, नाक में सोने का तार, खुले बाल, सलवार सूट में कोयल बेपनाह खूबसूरत लग रही थी। मुझे ये पसंद है, मुझे इसी के साथ जाना है। आदित्य ने कोयल की तरफ इशारा करते हुए कहा, अरे वाह जनाब, बड़ी महंगी पसंद है आपकी, चाहिए आपको खुश कर देगी ये तो। कोयल आदित्य को कमरे में ले जाती हैं। सर, आप कुछ लेंगे, चाय, बिस्किट या कुछ ठंडा? कोयल ने बड़े ही प्यार से हंसते हुए अपना दुपट्टा उतारते हुए आदित्य से कहा। नहीं, कुछ नहीं, आदित्य ने जवाब दिया। चलिए फिर बैठ लेते हैं, कोयल ने कहा। हम बिस्तर होने के बाद आदित्य अपने शर्ट का बटन बंद करते हुए कोयल से पूछता है, तुम्हारा नाम क्या है? कोयल, बड़ा प्यारा नाम है, वैसे तुम पर जच भी रहा है ये नाम। थैंक यू, कोयल ने कहा। तुम इंग्लिश भी जानती हो क्या? हाँ, थोड़ी बहुत, 9वीं कक्षा तक पढ़ी हूँ, कोयल ने कहा। तुम अपने सभी ग्राहकों से ऐसे ही हंसकर बात करती हो? आदित्य ने कोयल से बड़ी उत्सुकता से पूछा। हाँ, क्यों? कोयल बोली। नहीं, ऐसे तुम्हारा नाम बिल्कुल तुम्हारे ऊपर सूट कर रहा है कोयल, बिल्कुल कोयल जैसी बोली है तुम्हारी, मीठी। आदित्य ने कुछ भावनाओं में डूबकर कोयल से कहा। थैंक यू सर, कोयल ने मुस्कुराते हुए कहा। अच्छा, चलता हूँ, फिर आऊँगा तुम्हारे साथ बैठने के लिए, अच्छा लगा तुमसे मिलकर, आदित्य ने कहा। ठीक है, कहते हुए कोयल कमरे का दरवाज़ा खोल देती है। कितनी अच्छी, कितने प्यार से बोलने वाली और हमेशा खुश रहने वाली, कितनी खूबसूरत है वो। आज पहली बार इतनी खुश मिजाज और मीठा बोलने वाली लड़की को देखा। आदित्य अपने मन में कोयल के लिए ये सब ख्याल सोचते हुए घर की ओर जाता है। पूरी रात गुजरती जा रही थी मगर आदित्य के दिल से कोयल का ख्याल नहीं जा रहा था। सुबह हुई और आदित्य आज भी फिर बेचैन हो गया हसीना आपा के कोठे पर जाने के लिए। आज शाम के समय आदित्य अकेले कोठे पर जाता है। आइए आइए जनाब, लगता है आप भी बड़े शौकीन हैं, हसीना ने आदित्य से पान की पीक थूकते हुए कहा। आपकी लड़की कमाल की हसीना आपा, मुझसे रहा नहीं गया, मैं फिर आ गया। आदित्य ने हसीना को पैसे देते हुए कहा। ए राजू, जा लड़के ले आया। हसीना ने दलाल से कहा। अरे हसीना आपा, लड़कियां बुलाने की ज़रूरत नहीं है, मुझे सिर्फ कोयल ही चाहिए। आदित्य फ़ौरन बोल पड़ा। अरे वाह, लगता है आपको कुछ खास पसंद आ गई हमारी कोयल, हसीना ने कहा। आदित्य ने हंसते हुए हाथ में सर हिलाया। जाइए, सामने सीधे जाकर बाएं हाथ पर दूसरा कमरा उसी का है, चले जाइए। आदित्य कमरे के बाहर खटखटाता है। कोयल दरवाज़ा खोलती। अरे शराब, आइए ना, आप क्या लेंगे, चाय, बिस्किट या फिर कुछ ठंडा? आज फिर कोयल ने कमरे का दरवाज़ा बंद करने के बाद अपना दुपट्टा उतारते हुए आदित्य से पूछा। आदित्य नाम में सर हिला देता है। आज फिर हम बिस्तर होने के बाद आदित्य कोयल को कुछ जानने की कोशिश करता है। तुम यहाँ कितने सालों से हो? आदित्य अपने शर्ट के बटन बंद करते हुए कोयल से पूछता है। 5 सालों से। कभी मन नहीं किया यहाँ से भागने का? आदित्य ने कुछ सरल अंदाज में कोयल से पूछा। किया था ना, बहुत पहले, मगर अब नहीं, ये मेरी ज़िंदगी बन गई है अब, और मैं इसी में खुश हूँ। कोयल ने बड़े ही उदासी भरे स्वर में मगर हंसते हुए जवाब दिया। वैसे तुम हो कहाँ से और यहाँ कैसे आई? आदित्य ने पूछा। आदित्य के इस सवाल पर कोयल बिल्कुल चुप हो गई और कुछ नहीं बोलती है। चलो मत बताओ, फिर कभी बता देना, वैसे भी अभी बहुत मुलाकातें बाकी हैं। आदित्य बिल्कुल सहज होकर कहता है। चलो, मैं ही बता देता हूँ कि मैं कहाँ से हूँ। मैं भोपाल से हूँ और यहाँ कानपुर में अपनी दीदी के घर पर रहता हूँ। परिवार में माँ, बाबा और 3 बहनें हैं, सभी की शादियाँ भी हो गई हैं। कहते हुए आदित्य बाहर की ओर बढ़ने लगता है। फिर आइएगा, कहते हुए कोयल कमरे का दरवाज़ा खोल देती और आदित्य चला जाता है। दिन गुजरते जा रहे थे और आदित्य का अब रोज़ कोयल से मिलने के बहाने कोठे पर जाने लगा। आज 15वां दिन था जब आदित्य कोयल के साथ बैठने गया था। लगता है जनाब को हमारी कोयल कुछ ज़्यादा ही पसंद आ गई, तभी तो रोज़ आ जाते हैं अपनी जेब ढीली करने, कहते हुए हसीना आदित्य को कोयल के कमरे की तरफ जाने का इशारा करती हैं। आइए सर, कोयल ने रोज़ की तरह आज भी आदित्य से कहा। तुम मुझे सर मत कहो, मेरा नाम आदित्य है और मुझसे आप नहीं तुम बात किया करो, थोड़ा अपनापन लगता है। कहते हुए आदित्य कमरे में पड़े बेड पर बैठ जाता है। अच्छा तो आदित्य, तुम क्या लोगी, चाय, बिस्किट या फिर कुछ ठंडा? कोयल ने आदित्य की तरफ मुस्कुराते हुए कहा और फिर दरवाज़ा बंद कर लिया। कोयल, इतने दिन हो गए, तुमने आज तक मुझसे
खुलकर बात नहीं की और ना ही तुमने ये बताया कि तुम कहाँ से हो और यहाँ कैसे है। आदित्य उत्तेजित होकर कोयल से ये सवाल करता है। चलिए आज अच्छा आपको बता ही देती हूँ कि मैं कहाँ से हूँ। मैं वाराणसी से हूँ, कोयल ने जवाब दिया। तो यहाँ कैसे आ गई? आदित्य ने भौहें सिकोड़कर ये सवाल पूछा। अरे बहुत लंबी कहानी है बेवफाई की, कोयल ने मायूस होकर जवाब दिया। चलो फिर आज तुम्हारी कहानी ही सुनते हैं। बार बार कोयल के मना करने के बाद भी आदित्य नहीं मानता और उसके अतीत को जानने की जिद करने लगता है। चलिए तो आज आप मेरी कहानी ही सुनिए कि मैं यहाँ कैसे आई। कोयल कहती है, बात तब की है जब मैं 9वीं कक्षा में पढ़ती थी। 15 साल की थी मैं। पढ़ाई में बहुत तेज़ थी। हर बार मैं अपनी कक्षा में पहले नंबर पर रहती थी। मेरी माँ तो मेरे बचपन में चल बसी थी और पापा को कभी अय्याशी और दारू से फुर्सत ही नहीं मिली। सारा दिन नशे में चूर इधर उधर घूमा करते थे। फिर मेरे पापा कि किसी दोस्त ने उनकी दूसरी शादी करवा दी। उन्होंने तो मुझे सौतेलेपन का कभी एहसास नहीं होने दिया। वो तो मुझे अपनी सगी बेटी की ही तरह पालती और ख्याल रखती थी, मगर पापा का रोज़ रोज़ दारू पीकर उनको मारना कभी बर्दाश्त नहीं हुआ और वो सब कुछ छोड़कर हमेशा के लिए चली गई। मैं उस दिन बहुत रोई कि बचपन में तो कभी माँ का प्यार नहीं मिला और अब मिला भी तो मेरा जी नहीं भरा। मैं आज माँ की ज़रूरत महसूस होती है। फिर मैं उसके बाद लोगों के कपड़े सिलकर 2 वक्त के लिए अपने और पापा के खाने का इंतज़ाम करती और उसी से अपनी पढ़ाई भी करती। बताते हुए कोयल के आंखों में आंसू आ गए। और फिर तुम यहाँ कैसे आए? आदित्य ने बड़ी जिज्ञासा से पूछा। कुछ दिन बाद पापा मुझे मारते पीटते और मेरे सारे कमाए हुए पैसे छीन लेते। अब पढ़ाई तो क्या, हमारे खाने के लिए भी लाले पड़ गए थे। फिर मैंने सिलाई का काम भी गुस्से में आकर छोड़ दिया। मेरे पड़ोस में एक बंगाली परिवार रहता था। वो मुझे अक्सर अपने घर पर बुलाकर खाना खिला दिया करते थे और कपड़े भी दे दिया करते थे। मैं काम इस डर से नहीं करती थी कि पापा फिर से पैसे छीन लेंगे। उस बंगाली परिवार में एक बार उनका कोई रिश्तेदार आया हुआ था। वो हमेशा मुझे बड़े गौर से देखा करता था। तो मैंने भी एक दिन उनसे पूछ लिया, आप मुझे ऐसे क्यों देखते हैं? तो उसने जवाब दिया कि मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हारा कुछ भला कर दूँ। मैंने कहा वो कैसे? उसने मुझसे कहा कि मैं सोच रहा हूँ तुम्हें किसी बड़े शहर में भेज दूँ, तुम वहीं कमाना भी और आगे की पढ़ाई भी पूरी कर लेना। मैं खुशी के मारे पागल हो गई। मैं पापा के बिना बताए उसके साथ चली गई, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो मेरी ज़िंदगी में फरिश्ता नहीं दरिंदा बनकर आया था। वो लड़कियों का सौदा करने वाला एक कमीना दलाल था। उसी ने मुझे यहाँ कानपुर में हसीना आपा के हाथों बेच दिया था। फिर मैं बहुत पछता रही थी कि काश पापा को इस बार बता दिया होता तो मैं आज यहाँ ना होती। लेकिन मेरी ये गलतफहमी तब दूर हुई जब पापा उस दलाल के साथ मेरे सौदे के पैसे लेने आए। उस दिन मेरी सारी ख्वाहिशें और सारे ख्वाब इसी कोठे में दफन हो गए। वो बाप नहीं, एक शैतान था। पता नहीं क्यों भगवान ऐसे निर्दयी लोगों को औलाद देता है। तभी से मैंने वैश्यावृत्ति को ही अपना मुकद्दर समझ लिया और खुशी खुशी हसीना आपा का कहा मानने लगी, उनके लिए काम करने लगी। बताते हुए कोयल फूट फूट कर रोने लगी। हर कैद पंछी को एक ना एक रिहाई ज़रूर मिलती है, तुम्हें भी एक दिन मिलेगी, ज़रूर मिलेगी। आदित्य ने कोयल को हौसला देते हुए कहा। चलिए अब जल्दी से बैठ लीजिए, नहीं तो वक्त भी ख़त्म हो जाएगा और बेवजह आपके पैसे भी जाएंगे। कोयल ने कहा, नहीं आज कुछ नहीं करना मुझे। कहते हुए आदित्य खड़ा हो जाता है और दरवाजे की तरफ बढ़ने लगता है। अच्छा फिर आना आदित्य, कोयल ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ ज़रूर, आदित्य हंस कर कहता हुआ चला जाता है। आज आदित्य रात भर सिर्फ कोयल के बारे में ही सोचता रहता। वो कोयल के दर्द को शायद महसूस कर पा रहा था। क्या ये सब आदित्य को एक जिम्मेदार इंसान बना रहा था? महीने बीतते गए और आदित्य और कोयल एक दूसरे के साथ सहज महसूस करने लगे। लगता है प्यार की शुरुआत होने वाली है, मगर किसकी तरफ से? एक दिन आदित्य कोठे पर जाता, हसीना को पैसे देते हुए कोयल के पास जाने को कहता है। जनाब आज कोई दूसरी लड़की ले लो। कोयल अभी दूसरे ग्राहक के साथ बैठी। हसीना ने आदित्य से कहा। नहीं मुझे कोयल ही चाहिए और कोई नहीं, आदित्य हसीना से कहता है। अभी अभी तो गई है वो, दूसरी लड़की नहीं चाहिए तो फिर इंतज़ार करो, 1 घंटे बाद ही। अब कोयल
खाली होगी। हसीना ने पान की पीक थूकते हुए आदित्य से कहा, ठीक है, मैं 1 घंटा क्या 2 घंटे भी इंतजार कर लूँगा। आदित्य ने कहा। 1 घंटा बीत जाने के बाद आदित्य कोयल के कमरे में गया। आदित्य, तुम कुछ लोगे? कोयल ने बड़ी ही सहजता से पूछा। हाँ, सब कुछ लूँगा, चाय भी, बिस्किट भी, ठंडा भी और खाना भी, मगर यहाँ नहीं, हमारे घर पर, तुम्हें अपनी पत्नी बनाकर। हाँ कोयल, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। जब से मैं तुमसे मिला हूँ, किसी दूसरे के साथ बैठना तो दूर, आँख उठाकर देखता भी नहीं हूँ। बस अब आज के बाद तुम किसी के साथ नहीं बैठोगी। आदित्य ने बड़ी उत्तेजना में ही सही, मगर आज अपने दिल की बात कोयल से कह ही दी। ये क्या बोल रहे हो तुम आदित्य? अगर मैं बैठूंगी नहीं तो हसीना आपा मेरी जान ले लेंगी। कोयल ने कुछ डरा हुआ महसूस करते हुए कहा। कोयल, हाँ ये सच है कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है और अब तुम इस कैद से रिहा होने वाली। मेरा यकीन करो, मैं तुम्हें कभी भी धोखा नहीं दूंगा। आज से तुम्हारे सारे सपने को पंख देना मेरी जिम्मेदारी है। बस तुम भी मेरा साथ दे दो। अगर आदित्य ने कोयल का हाथ पकड़कर कहा। लेकिन आदित्य, तुम तो जानते ही हो मैं कितनों के साथ। कहते हुए कोयल अपने हाथ पीछे हटा लेती है। मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोयल, अगर तुम्हें भी मुझसे प्यार है तो वादा करो, तुम मेरे साथ मेरी पत्नी बनकर रहोगी। आदित्य ने हाथ आगे बढ़ाते हुए कोयल से कहा। ये कैसा हो सकता है? तुम तो जानती हो हसीना आपा मेरी जान ले लेगी। कोयल ने कहा। तुमको डरने की ज़रूरत नहीं है, अब समय आ गया है तुम्हारी रिहाई का। तुम बहुत जल्द रिहा होने वाली हो इस कैद से। बस तुम मेरे और मेरे प्यार के ऊपर भरोसा रखो। आदित्य ने कोयल के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। लेकिन आदित्य, लेकिन वेकिन कुछ नहीं। कहते हुए आदित्य कोयल के होठों पर उंगली रख देता है। वैसे ये बता दो कि क्या तुम भी मुझसे प्यार करती हो या नहीं? हाँ, कोयल सर हिलाते हुए नज़रें झुका लेती है। आदित्य कोयल को गले से लगाता है और ये कहता है कि अब तुम आज़ाद होने वाली। बहुत अच्छा, अब मैं चलता हूँ। अब अगली बार तुम्हारे साथ सुहाग रात में ही बैठूंगा। कहता हुआ आदित्य कमरे का दरवाज़ा खोल कर चला जाता है। कोयल ये सोचकर चिंता हो जाती, मैं कहीं भी जाऊंगी हसीना आपा के गुंडे मुझे तलाश ही लेंगे। वहीं दूसरी तरफ आदित्य कोयल के कोठे से निकलने की कोशिशों में जुट जाता है। 2 दिन बाद। अरे जनाब, आज बड़ी सुबह सुबह तशरीफ़ ले आए। तबीयत तो ठीक है आपकी? अभी तो लड़कियां सोकर उठी भी नहीं और आप कोठे तक आ गए। हसीना ने चाय बनाते हुए आदित्य से कहा। अरे नहीं आपा, तबीयत तो ठीक है, बस आज मूड सुबह सुबह ही हो गया तो मैंने सोचा आपकी बोहनी ही करा दूं। आदित्य ने जवाब में कहा। जाओ देखो, अगर तुम्हारी लैला उठ जाए तो हो लो फ्रेश। हसीना ने इशारा करते हुए कहा। अरे आदित्य, तुम इतनी सुबह? कोयल ने कमरे का दरवाज़ा खोलते हुए कहा। कोयल, मैं इतनी सुबह यहाँ का माहौल देखने आया हूँ। आखिर तुम्हें जो निकालना है यहाँ से? आदित्य ने कमरे के अंदर आते हुए कहा। मैं अभी 4-5 दिन और एकदम सुबह सुबह तड़के ही आ जाया करूँगा ताकि देख सकूँ कि कौन कौन जागता है। लेकिन आदित्य, अगर हसीना आपा को पता चला तो वो मेरी और तुम्हारी दोनों की जान ले लेंगी। कोयल ने भयभीत होकर कहा। तुम इसकी चिंता मत करो, किसी को पता ही नहीं चलेगा कि तुम कहाँ हो। आदित्य ने कोयल को सांत्वना देते हुए कहा। दूसरे दिन। अरे जनाब, आज फिर इतनी सुबह सुबह? अभी तो कोई भी लड़की नहीं उठी होगी। हसीना ने आदित्य को सुबह सुबह कोठे में देखकर ये बात कही। आपा, वो कल सुबह सुबह ही कर लिया था तो आज दिन भर बहुत हल्का महसूस कर रहा था। तभी तो मैंने सोचा कि हल्का भी हो लूँ और सुबह सुबह आपकी बोहनी भी करा दूँ। कहता हुआ आदित्य कोयल की कमरे की ओर चला जाता है। कोयल कमरा का दरवाज़ा खोलकर आदित्य को अंदर ले लेती है। कोयल, जिस दिन भी तुम यहाँ से निकलना, यही सही समय है यहाँ से रिहा होने का। इस समय सारे लोग सोते रहते हैं और बाहर गेट पर पहरा देने वाले गुंडे भी। हसीना भी इस समय चाय लेकर कमरे में चली जाती हैं और फिर वहीं सो जाती हैं। यही बिल्कुल सही वक्त है निकलने का। तो ठीक है, तुम परसों यहाँ से निकलोगे। आदित्य ने ये सब कोयल से कहा। लेकिन आदित्य, मुझे बहुत डर लग रहा है। हसीना के गुंडे हमें दुनिया के किसी भी कोने से ढूंढ लेंगे और फिर मेरी ज़िंदगी मौत से भी बदतर कर देंगे। कोयल उदास मन से डरते हुए आदित्य से कहती है। कोयल, तुम बस मेरे इश्क पर भरोसा रखो, मैं तुम पर आँच भी नहीं आने दूंगा। कहता हुआ
आदित्य कोयल को सीने से लगा लेता है। आदित्य अब 2 दिनों तक सुबह सुबह ही आ जाता है। हसीना पैसे लेकर कमरे में चली जाती हैं। आज कोयल को रिहाई मिलने वाली है। कोयल जल्दी से तुम बैठक से होते हुए बाहर निकलो और किसी चालू रोड पर जाओ जहां मैं तुम्हें आसानी से देख सकूं। कमरे में प्रवेश करते हुए आदित्य ने तुरंत कोयल से कहा। कोयल कमरे से झांककर दाएं बाएं देखती है और मेन गेट से बाहर की ओर भागती हुई चली जाती है। पीछे पीछे आदित्य भी चला जाता है। आदित्य मुझे बहुत डर लग रहा है, कोयल ने कहा। अब डरने की कोई ज़रूरत नहीं है मेरी जान। सबसे पहले हम कोर्ट में जाकर शादी करेंगे, फिर तुम्हें अपने घर ले चलूँगा भोपाल, आदित्य ने कहा। दोनों कोर्ट में जाकर शादी कर लेते हैं। आदित्य कोयल को बुर्का पहनाकर स्टेशन के पास खड़ा कर देता है जिससे कोई इसे देख न पाए और खुद अपनी बहन के घर चला जाता है अपना सामान लेने। मगर आदित्य मीनाक्षी को ये नहीं बताते कि उसने कोयल से ब्याह कर लिया है। मीनाक्षी आदित्य ऐसा जाता हुआ देख चिंतित हो जाती है और नीलम को फ़ोन करके बता देती है, ठीक है बेटा, उसे आने दो, अब थोड़ा बहुत काम तो करने ही लगा है और पंडित जी भी उसके लिए कोई रिश्ता बता रहे हैं। मैं सोच रही हूँ अब उसकी शादी करवा दूँ, नीलम ने मीनाक्षी से कहा। थोड़ी देर बाद आदित्य और कोयल भोपाल जाने वाली ट्रेन में बैठकर रवाना हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हसीना देखती है कि कोयल कमरे का दरवाज़ा बाहर से बंद है। हसीना सभी लड़कियों से कोयल के बारे में पूछती मगर किसी को कुछ पता नहीं होता। शायद हसीना को इस बात का आभास हो जाता है कि आदित्य ही कोयल को भगा कर ले गया है। साला कमीना हरामखोर भगा ले गया मेरी सोने की चिड़िया को। ए राजू, जा अपने आदमियों से कह दे पूरा कानपुर छाड़ डाले मगर उस कुत्ते और कोयल को मेरे पकड़ कर लाएं, वो भी जिंदा। 2 दिन बाद नीलम के घर की डोरबेल बजती है। नीलम गेट खोलती है तो देखते सामने आदित्य है और उसके साथ कोई लड़की भी है। इससे पहले कि नीलम कुछ पूछे आदित्य खुद ही बता देता, माँ ये कोयल है आपकी बहू, हम दोनों ने शादी कर ली। कोयल और आदित्य नीलम के पैर छूते हैं और आशीर्वाद ले लेते हैं। नीलम कोई भी सवाल करने से पहले आरती की थाल लाती हैं और कोयल और आदित्य की आरती उतारती हैं। कोयल का आदित्य के घर में प्रवेश के बाद नीलम कोयल को आदित्य के कमरे में आराम करने के लिए भेज देती हैं। मगर बेटा ये कहाँ की है और इसके माँ बाप, ऐसे भागकर शादी करना ठीक नहीं है, मुझे बता देता मैं खुद उसके घर रिश्ता लेकर चली जाती। नीलम एक ही सांस में आदित्य से सब कुछ पूछ लेती हैं। अरे माँ पहले यहाँ आराम से बैठो फिर सब बताता हूँ। आदित्य नीलम को कुर्सी पर बिठाते हुए कहता है, माँ इसका इस दुनिया में कोई नहीं है, बिल्कुल अकेली है ये। आदित्य ने कुर्सी पर बैठी अपनी माँ से उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, लेकिन बेटा ये तुम्हें कहाँ मिली? नीलम ने आदित्य से बड़ी विनम्रता से पूछा। माँ मैं जहाँ काम करता था ये वहीं के मज़दूरों के लिए खाना बनाती थी। रोज़ बात करते करते प्यार हो गया और हमने कोर्ट में शादी कर ली, आदित्य ने बताया। तूने मीनाक्षी को बताया ये सब? नीलम ने आदित्य से पूछा। नहीं माँ अभी नहीं, किसी को नहीं बताया, मैं सीधा आपके पास आ गया, आदित्य ने कहा। चल अच्छा तू और बहू दोनों जाकर फ्रेश हो लो, मैं तुम लोगों के लिए खाने को कुछ बनाती हूँ। कोयल किनारे होकर आदित्य और नीलम की सारी बातें सुन लेती। आदित्य तुमने माँ से झूठ क्यों बोला कि मैं तुम्हारी कंपनी में मज़दूरों के लिए खाना बनाती थी? कोयल ने पूछा। अरे कोई बात नहीं कोयल, मैं कभी किसी को पता नहीं चलने दूंगा कि तुम कौन हो, बस तुम अब सिर्फ मेरी धर्मपत्नी हो। चलो अच्छा, माँ ने कहा है कि दोनों लोग फ्रेश हो जाओ, फिर सब लोग साथ में खाना खाते हैं। आज नीलम बहुत खुश थी कि उसका बेटा भी अब जिम्मेदार बन रहा है। ये सुनकर शंकर भी खुश हो जाता है और आदित्य को और कोयल को सदा खुश रहने का आशीर्वाद देता है। ठीक 1 महीने बाद आपा उस कमीने की बहन के घर का पता चल गया, यही कानपुर में रहती है। गुंडे ने हसीना से कहा, चलो आज तो आर या पार, शाले को कोयल को तो लौटाना ही पड़ेगा, कुत्ते की औलाद, हसीना ने कहा। मीनाक्षी के घर की डोरबेल बजती है। कौन है? कहते हुए मीनाक्षी दरवाज़ा खोलती हैं। चल रे हट, बता कहाँ है हरामी का पिल्ला, आदित्य कहाँ है? मीनाक्षी को धकेलती है। हनीसा सभी गुंडों से कहती हैं, ढूंढ डालो पूरा घर। मगर आप लोग हो कौन? आदित्य यहाँ नहीं है, क्या किया है उसने? मीनाक्षी ने डरते हुए पूछा। क्या किया है साला? मेरी सोने की चिड़िया को भगा ले गया है, कहाँ है बुज़दिल? हसीना ने चीखते हुए मीनाक्षी से पूछा। मीनाक्षी पूरी चौंक जाती है और कहती है, वो तो भोपाल में है अपने घर पर। बोल उससे जितनी जल्दी हो सके कोयल को लौटा दे। जब तक कोयल नहीं आ जाती तेरी ये बेटी हमारे पास रहेगी। अगर कोयल नहीं मिली तो
हम वो सब काम तेरी बेटी से भी करवाएंगे जो कोयल करती है। कहते हुए हसीना गुंडों को लिली मीनाक्षी की बेटी को उठाने का इशारा करती है। मुझे कोयल जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी चाहिए, नहीं तो भूल जा कि तेरी भी कोई बेटी थी, कहती हुई हसीना जाने लगती है। अरे मेरी बेटी को कहाँ ले जा रहे हैं आप लोग? हमने क्या किया है? छोड़ दो मेरी बेटी को, मीनाक्षी रोते हुए चीखती रहती है। मगर हसीना और उसके गुंडे लिली को गाड़ी में बैठाकर चले जाते हैं। अब मीनाक्षी को समझ में आ चुका था कि कोयल कोई आम लड़की नहीं, एक वेश्या है। वो तुरंत पहले अपने पति को फ़ोन करती है और घर बुलाती है और फिर नीलम के पास फ़ोन करके सारी बात बता देती है। नीलम के पैरों तले ज़मीन खसक गई। नीलम फ़ौरन आदित्य और कोयल के कमरे में जाती है और बिना कुछ पूछे कोयल और आदित्य को 4-5 तमाचे जड़ देती हैं। आदित्य, सच सच बता कि ये लड़की कौन है? नीलम बेहद गुस्से में आकर आदित्य से पूछती है। आदित्य और कोयल पर जैसे आज कयामत ही बपर गई थी। माँ, मैंने आपसे बताया तो था कि ये हमारी कंपनी में। आदित्य डरते हुए नीलम से कहता है कि कोठे की एक वेश्या है। नीलम ने चिल्लाते हुए कोयल और आदित्य के सर से जैसे आसमान ही उड़ गया हो। नीलम मुँह से कोयल की सच्चाई सुनकर, माँ, मगर अब ये मेरी पत्नी है और मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ। आदित्य ने कहा, मैं कुछ नहीं जानती, तू अभी के अभी कानपुर जा और इसको वापस वहीं छोड़ कर आ। तुझे पता है मीनाक्षी के घर कोई औरत 5-6 गुंडों के साथ आई थी और लिली को उठा कर ले गई, और साथ ही ये भी कह गई कि जब तक तू इस वेश्या को वहाँ छोड़कर नहीं आएगा वो लोग लिली को नहीं छोड़ेंगे। नीलम ने रोते हुए कहा। आदित्य और कोयल समझ गए थे कि हसीना ही आई होगी अपने गुंडे को लेकर। आदित्य, मुझे तुम वहीं छोड़ आओ, मगर लिली को कुछ नहीं होना चाहिए। कोयल ने रोते हुए आदित्य से कहा, सब तेरी वजह से हो रहा। ग्रहण बनकर आ गई हमारी ज़िंदगी में। अगर मेरी लिली को कुछ भी हो गया तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। नीलम ने कोयल की तरफ उंगली दिखाते हुए ये बात कही। तभी नीलम के फ़ोन की घंटी बजती है। हेलो माँ, लिली बिल्कुल ठीक है। मेरे ससुर जी के दोस्त का बेटा पुलिस में है। हमने तुरंत शिकायत दर्ज की और उस शैतान औरत के कोठे पर पुलिस की रेड पड़ गई। लिली बिल्कुल सही है, मीनाक्षी ने नीलम को बताया। भगवान का शुक्र है कि हमारी लिली बिल्कुल ठीक है। नीलम के मुँह से ये शब्द सुनकर आदित्य और कोयल खुश हो जाते हैं। जा आदित्य से छोड़ कर आ, इस गंदी औरत के साथ मैं एक ही छत के नीचे नहीं रह सकती। नीलम ने आदित्य से कहा, माँ, मगर अब लिली तो सही सलामत मिल गई है। फिर क्यों? कहता हुआ आदित्य चुप हो जाता है। तो जाएगा इसे लेकर कि नहीं? मुझे जवाब दे। नहीं माँ, ये मेरी पत्नी है, हमने साथ जीने मरने की कसम खाई है, ऐसे कैसे मैं छोड़ दूँ इसे? मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। आदित्य ने बागी अंदाज में अपनी माँ से कहा। तू आज अपनी माँ को चुन या इस लड़की को जो कि एक वेश्या है नहीं माँ थी, मगर अब ये आपकी बहू है। कहाँ जाएगी? इसका कोई नहीं है इस दुनिया में। मैं इसका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। जा रहा हूँ मैं इसे लेकर, जब भी मन करे बुला लेना। कहता हुआ आदित्य कोयल का हाथ पकड़ता है और घर जाने लगता है। तेरी हर गलती को माफ़ किया, ये सोच कर कि एक ना एक दिन तुझ में समझ आ जाएगी, मगर अब तू पाप कर रहा है और पापों की कोई माफ़ी नहीं होती, सिर्फ सज़ा होती है। आज शंकर का गुस्सा अपने चरम पे था। शंकर को ये सब मीनाक्षी ने बताया। आदित्य की छाती पर बंदूक तानते हुए शंकर ने आदित्य से कहा कि बता, तुझे माँ बाप चाहिए या फिर मौत? क्योंकि मैं अपने जीते जी इसे कभी स्वीकार नहीं करूँगा। कोई स्वीकार करे या ना करे, चाहे मेरी जान ही क्यों ना ले ले, मगर मैं कोयल का साथ मर के भी नहीं छोड़ूंगा। आदित्य ने आज ये कहकर कोयल के सामने ये जाहिर कर दिया वो कितना प्यार करता है उससे। आज शंकर बेहद गुस्से में था और वो जैसी आदित्य पर गोली चलाने जाता है, नीलम बंदूक आदित्य के सामने से हटाकर कोयल के सामने कर देती है और गोली चल जाती है। मगर ये क्या, नीलम आज अपना सब कुछ हार गई। कोयल के सामने आदित्य आ जाता है और मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है, मगर मर के भी वो कोयल का हाथ नहीं छोड़ता। कोयल की पूरी दुनिया ही खत्म। नीलम के हाथ से गिरी बंदूक कोयल उठाती है और पहुंच जाती है अपने आदित्य के पास, खत्म कर लेती हैं खुद को। आज नीलम और शंकर को मिल गया था सबूत कोयल और आदित्य के सच्चे प्यार का। नीलम और शंकर अब अपना गुनाह कबूल करके जेल में उसकी सज़ा भुगत रही हैं। कोयल और आदित्य की कुर्बानी ने
उन सैकड़ों लड़कियों की जान बचा ली जो कभी वेश्यावृत्ति करना ही नहीं चाहती थी, जिनके साथ धोखा हुआ था। आदित्य और कोयल का प्यार सभी के लिए हमेशा अमर रहेगा। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं ऐसी और एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।